नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पटना में। मैं पंकज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ पढ़ने पढ़ाने का प्रयास करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली शाम में 9 बजे रात को डेली लाइव आकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। अगर अभी आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। जो हम लोग डिस्कशन डेली कराते हैं, अब आपके पास PDF कहाँ से मिलेगा तो मैं बता दूं कि आपको टेलीग्राम चैनल में स्टडी पॉइंट पटना आप सर्च कीजिएगा। स्टडी पॉइंट पटना मेरा चैनल है, वहाँ जाकर के आप ऐड हो जाइएगा। उसमें सारा PDF पड़ा हुआ है, आप निकाल कर पहले उसका प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके साथ मेरे साथ जुड़ेंगे और डिस्कशन करना शुरू करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी तरह का साउंड वगैरह प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप कमेंट करिएगा, आपका कमेंट को हम संज्ञान में लेंगे और सहमत उस कमेंट को दूर करने का प्रयास करेंगे, आपका जो कमेंट होगा। चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज का प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। अफगान का शासक जो पूछ रहा है कि किसके बाद कौन सा आया था, तो जो भी इसमें शासक ऑप्शन में दिया हुआ सारा का सारा आपको दिया हुआ अफगान शासक, अफगान के कालानुक्रम पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, भारत में पहला अफगान वंश की बात करें, अगर पहला अफगान वंश की बात करें तो लोदी वंश था। और भारत में जो दूसरा अफगान वंश की बात करें, दूसरा अफगान वंश की बात करें वो था सूरी वंश। सूरी वंश कहिए, यूं कहिए कि शासक शेरशाह सूरी था, शेरशाह। लोदी वंश का जो स्थापना किया था वो बहलोल लोदी किया था। लोदी वंश का स्थापना किया था बहलोल लोदी। तो इस भारत में जो पहला अफगान शासक होगा वो लोदी वंश का संस्थापक होगा बहलोल लोदी। अब बहलोल लोदी सबसे पहला शासक है और लोदी वंश का अंतिम शासक आप जानते हैं कि इब्राहिम लोदी है। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है। इसका मतलब कि अफगान शासक में सबसे पहले बहलोल लोदी होगा। जो दिल्ली सल्तनत की पूछ रहा है, दिल्ली की राजगद्दी पर पूछ रहा है, कारण कि जो शेरशाह था दिल्ली की राजगद्दी नहीं, आप कह सकते हैं कि सुर शासक था, सुर वंश का शासक था, अफगान वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत का शासक शेरशाह सूरी नहीं है। तो पहला लोदी वंश का शासक बहलोल लोदी हुआ और अंतिम लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी। इसका मतलब स्पष्ट हुआ कि दिल्ली सल्तनत में जो गद्दी पर बैठने वाला है पहला बहलोल लोदी शासक है और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है। इसका मतलब ऑप्शन बहलोल लोदी से शुरुआत, दो ऑप्शन है लेकिन इब्राहिम लोदी से अंत एक ही शासक है, एक ही ऑप्शन है। सिकंदर लोदी लोदी वंश का प्रसिद्ध या प्रतापी शासक था। सिकंदर लोदी जो है ऐसे कि गज सिकंदरी का प्रचलन शुरू किया था। गज सिकंदरी। सिकंदर लोदी आगरा शहर का स्थापना 1504 ईस्वी में किया था, 1504 ईस्वी में। और आगरा को पहली बार राजधानी सिकंदर लोदी ही बनवाया था, लोदी वंश के शासक। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक है। अगला प्रश्न में आ जाइए, क्या क्वेश्चन कहता है इसे देखते हैं। अगला आपका सामने स्क्रीन पर रहा, महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था। एक लाइन में कहना चाह रहा है कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को कौन सा युद्ध में पराजित कर रहा था, तो खतौली के युद्ध में। याद रखिए 1517 ईस्वी से लेकर के 1518 में खतौली का युद्ध हुआ था। इसमें राणा सांगा जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। ये प्रश्न पूछ रहा है। बाकी ऑप्शन आपका देख लीजिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। बाबर राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था, फिर तो आप जानते हैं। लेकिन राणा सांगा जो है खतौली का युद्ध लड़ा था। खतौली अभी वर्तमान की अगर बात करें तो पहला प्रायोरिटी कोटा बूंदी को ही देंगे, राजस्थान वही खतौली स्थान है, खतौली का युद्ध वहीं हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। अगर समस्या आ रहा होगा तो आप कमेंट करेंगे, आपका कमेंट हम लेंगे और आप उस पर हम अमल करने का प्रयास करेंगे। 103 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, जब नहीं अब। करा कौन सुल्तान जो था एक नगर बसाया जहां अब आगरा स्थित है। तो बताइए आगरा शहर का स्थापना कौन किया था। सिकंदर लोदी आंसर हो जाएगा 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी। अब जानते हैं कि गजे सिकंदरी का प्रचलन भी सिकंदर लोदी किया था। गजे सिकंदरी, सिकंदरी शुरू कौन कर रहा, सिकंदर लोदी। भूमि का पैमाना था एक तरह से, कहिए कि जैसे हम लोग आज जरीब से मापते हैं जमीन को, तो गजे सिकंदरी से मापा जाता था। सिकंदर लोदी ऐसा शासक था गुलरुखी शीर्षक से, गुलरुखी शीर्षक से कविता लिखा करता था। सिकंदर लोदी गुलरुखी शीर्षक से कविता लिखा करता था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक, इसको आप MBT कह सकते हैं। इसको कहते हैं रक्त पिपासु बादशाह या पगला बादशाह कहते हैं, धनवानों का राजकुमार भी कहते हैं।
फिरोज शाह तुगलक, इसको आप FST कह सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का ऐसा शासक है, ध्यान रखिए, तुगलक वंश का ऐसा शासक जो कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दे रहा है। फिरोज शाह तुगलक सेना को वंशानुगत बनाया था, मतलब जो सैनिक रखते हैं सेना उसको वंशानुगत बनाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। बहलोल लोदी लोदी वंश का स्थापना कर रहा है और बहलोली नामक सिक्का का भी प्रचलन यही शुरू कर रहा है। बहलोली सिक्का का प्रचलन कौन शुरू कर रहा है? बहलोल लोदी, पहला अफगान शासक समझ ही रहे हैं। सिकंदर लोदी लोदी वंश का प्रसिद्ध या प्रतापी शासक है। निम्न में से किसने गुलरुखिन उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? अभी तुरंत प्रश्न आया था, डिस्कशन में हम लोग चर्चा किए थे कि गुलरुखी शीर्षक से कविता जो लिखा करता था वो था सिकंदर लोदी। फिरोज शाह तुगलक आप जान रहे हैं कि ब्राह्मण पर जजिया भी लगाया था। ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। एक्चुअली फिरोज शाह तुगलक जब ब्राह्मण पर जजिया कर लगाना शुरू किया तो ब्राह्मण इसका विरोध किए कि हम आपको जजिया नहीं देंगे। दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठ गए। अंत में हिंदुओं ने स्वीकार किया कि हम ब्राह्मणों की तरफ से हम आपको जजिया देंगे, लेकिन अत्याचार मत कीजिए। कारण कि अनशन में ही फिरोज शाह तुगलक एक जिंदा ब्राह्मण को आग लगा दिया था। तो अंत में हिंदुओं ने स्वीकार किया कि हम आपको ब्राह्मण की तरफ से देंगे टैक्स, राजस्व जो जजिया के रूप में दे। तो फिरोज शाह तुगलक वो शासक है। बहलोल समझ में आ गया। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक है। इसके बाद इब्राहिम लोदी ऐसा शासक है मध्यकालीन भारत का जो युद्ध स्थल में ही मारा जाता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध होता है, उसी युद्ध में बाबर इसको मार देता है। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? इस शासक का नाम कौन था? यही प्रश्न पूछ रहा है। अन्न कर या इसको संपत्ति कर आप कह सकते हैं, संपत्ति कर कहिए, इसी को आप कह सकते हैं जकात। समाप्त किया था। इस समाप्त करने वाला जो शासक था वो था सिकंदर लोदी। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक है 1/2 भाग माने 50% टैक्स वसूल रहा है, उपज का 50% वसूल रहा है। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जो नहर का निर्माण करवा रहा था। पहली बार नहर का निर्माण करवा रहा है गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन नहर का जाल बिछवाने वाला शासक जो था फिरोज शाह तुगलक है। नहर का जाल बिछवाने वाला शासक कौन है? मैंने नहर कर दिया फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है इसे। कहता है कि इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? गुलाम वंश का कौन शासक नहीं था? ये आप कमेंट करके जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा। गुलाम वंश के कौन शासक नहीं था? तो आप जान रहे हैं कि गुलाम वंश के शासक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था, तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश था। बलबन तुर्कान ने चेलगान का नाश किया था जो इल्तुतमिश शुरू किया था। इसका मतलब कि तीनों जो शासक है गुलाम वंश के शासक है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के शासक है, याद रखिए 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी का शासन रहा था। तो ये तीनों आपको गुलाम वंश है। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं, दास वंश कहते हैं या गुलाम वंश कहते हैं, बात बराबर है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। जल्दी सब कमेंट करके बताइए कि विजयनगर राज्य का स्थापना कौन किया था। देखते कितने लोग का सही आंसर आ रहा है। हरियर और बुक्का, जिस बहुत बढ़िया जो आंसर दे रहे हैं सही दे रहे हैं, हरियर और बुक्का। याद रखिए विजयनगर का स्थापना हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य का राजधानी जो था वो हम्पी था। हम्पी वर्तमान में तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर है। विजयनगर साम्राज्य में जो है वंश जो शासन किया था उसका क्रम कभी कभी पूछ सकता है। विजयनगर साम्राज्य पर कौन सा वंश शासन कब किया था? आप देखिए कौन कौन सा वंश शासन किया था, आप देखिए चर्चा करते हैं हम लोग। विजयनगर का सबसे पहला वंश जो था संगम वंश था, संगम वंश था। विजयनगर का दूसरा वंश जो था सालू वंश था। तीसरा जो विजयनगर का वंश था, तीसरा जो कहते हैं हम लोग तुलु वंश था। विजयनगर का चौथा जो वंश था अराविडु था। विजयनगर का राजधानी हम्पी, अब समझ में आ गया होगा। संगम वंश का जो स्थापना किए थे हरिहर बुक्का कहिए, हरिहर बुक्का। यही दोनों भाई कर रहे अपने पिता संगम सिंह के याद में संगम वंश का स्थापना कर रहे हैं। पहला वंश संगम वंश हो गया। सालू वंश की अगर बात करें, सालू वंश का जो है बात करें, सालू वंश का स्थापना किया था सालू नरसी कहिए, सालू नरसी या सिर्फ नरसी आप कह सकते हैं। तुलु वंश की अगर स्थापना की बात करें तो वीर नरसी। अराविडु वंश की स्थापना की बात करें तो तिरुमल।
अराविडु वंश का राजधानी तो पेनुकोंडा था। बाकी सब विजयनगर साम्राज्य जो है, तीनों जो है आपको संगम वंश हुआ, सालू वंश हुआ, तुलु वंश हुआ, सबका राजधानी हम्पी है जो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। विजयनगर के जो संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक दो भाई हैं, वो एक्चुअल में मोहम्मद बिन तुगलक का दक्षिण भारत में जो है सेनानायक थे। मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन दक्षिण भारत में काज कर रहे थे दोनों भाई, संत विद्यारण्य कहिए और सायन कहिए, सायन और संत विद्यारण्य। ये हरिहर बुक्का का गुरु है। इन लोग कहते हैं कि तुमको मोहम्मद बिन तुगलक इस्लामिक स्वीकार करा के और इस्लाम का काम ले रहा है, आओ हम तुमको फिर से शुद्धिकरण कर देते हैं, हिंदू बना देते हैं। सायन और संत विद्यारण्य जो है हरिहर बुक्का को शुद्धिकरण करते हैं और हरिहर और बुक्का जो दोनों भाई है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कर देता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना किया था और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी के दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। शासक का नाम था क्या? हरिहर प्रथम। याद रखिए शासक का नाम क्या है? हरिहर प्रथम। जो क्षेत्र कह रहा है कि देवता के नाम से जाना जाता, तो देवता जो थे विरूपाक्ष थे। याद रखिए विरूपाक्ष। वर्तमान में इस शिव को विरूपाक्ष कहा गया था, उन्हीं के बारे में कहना चाह रहा है। और कौन नदी कह रहा है यहाँ कि दक्षिण तट पर, कह रहा कि दक्षिण कृष्णा नदी की सहायक नदी दक्षिण तट पर। तो नदी का नाम क्या है? तुंगभद्रा। कृष्णा नदी का जो सहायक नदी है तुंगभद्रा है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि तुंगभद्रा कौन सा नदी का सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी का सहायक नदी है। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। कह रहा कि अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन है? वो कवित्री का नाम है गंगा देवी। अरे अपनी मधुरा विजय, एक पुस्तक है मधुरा विजय देवी। ध्यान रखिए कि पत्नी किसकी है गंगा देवी? तो हरिहर प्रथम का, हरिहर प्रथम का, हरिहर प्रथम की पत्नी है गंगा देवी। यही जो है सकी मधुरा विजय एक लिखी है और उसी में अपने पति के विजय के अभियानों के बारे में वर्णन करती है। और महिला का नाम क्या? तो गंगा देवी नाम है, हरिहर प्रथम की पत्नी है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा को छीना था। कमेंट करके जल्दी से बताइए। और महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। तो शासक का नाम था हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय गोवा को छीना था और महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। करा विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कमेंट करके जल्दी से बताइए कौन सा राजा के साथ लड़ा था गोलकुंडा का युद्ध? तो गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। कुली कुतुब शाह के साथ कुली कुतुब शाह जो है कि पराजित हो गया था, पराजित हो गया था। कृष्णदेवराय इसमें जीत गए, जिसको केडीआर भी आप कह सकते हैं, केडीआर शॉर्टकट में कहीं कृष्णदेवराय केडीआर ये जीत गए थे और हार गया था कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन पूछ सकता है गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का स्थापना कौन किया है? कुतुब शाही वंश का स्थापना कौन कर रहा है? कुली कुतुब शाही कर रहा है। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, 8 तेलुगु का कवि थे। ध्यान रखिए। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि अष्ट प्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे, जो मंत्रिमंडल का समूह था, मंत्रिमंडल था। और वो 8 तेलुगु भाषा का कवि जो थे वो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे, जो अष्ट दिग्गज कहलाते थे। कृष्णदेवराय जो केडीआर स्वयं विद्वान शासक था, इन्होंने संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम पुस्तक लिखा था। जाम्बवती कल्याणम संस्कृत में लिखा था और एक तेलुगु में भी लिखा था। तेलुगु जो पुस्तक था उसका नाम था आमुक्त मलयाद। आमुक्त मलयाद। हजारा स्वामी विटला स्वामी मंदिर का निर्माण कौन कराया? तो कृष्णदेवराय करवाया है।
अगला प्रश्न में करा कि इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। आंध्र भोज कहिए या आंध्र पितामह कहिए कहा जाता है, वो कृष्णदेवराय को कहा जाता है। इन नागलपुर नामक नगर भी बसा है। नागलपुर नामक नगर का भी स्थापना यही किया है। कौन किया है? कृष्णदेवराय के केडीआर किया है। ये केडीआर जो कृष्णदेवराय है ना, तुलु वंश के शासक, याद रखिए, तुलु वंश के शासक है। सबसे विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध शासक यही है। इनके शासनकाल को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। राजेंद्र चोल चोल वंश के शासक है। चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र चोल है। हरिहर जान ही रहे आप, संगम वंश के शासक है। बुक्का भी संगम वंश के शासक है। अगला प्रश्न आज एक क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण था। जल्दी सब कमेंट करके बताइए कि कौन सा भाषा का स्वर्ण। अभी तुरंत चर्चा की हम लोग तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल। देखिए आपसे क्या पूछेगा प्रश्न, देखिए हो सकता है कभी कहे कि तमिल भाषा का स्वर्ण काल। तमिल भाषा का स्वर्ण काल अगर पूछेगा तमिल भाषा का स्वर्ण काल चोल काल को, चोल काल। अगर पूछेगा कन्नड़ भाषा का स्वर्ण काल, कन्नड़ भाषा का स्वर्ण काल, तो कन्नड़ भाषा का स्वर्ण काल पूछेगा तो राष्ट्रकूट हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल को। अगर आपसे पूछेगा हिंदी या फारसी, हिंदी या फारसी भाषा का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल तो हो जाएगा अकबर के काल को। अगर पूछेगा संस्कृत का स्वर्ण काल, संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल को। संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल तो गुप्त काल हो जाएगा। अगर तेलुगु की बात करें तो शासक का नाम है कृष्णदेवराय। अगर बात करें कृष्णदेवराय नहीं ऑप्शन में रहेगा तो विजयनगर साम्राज्य होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न आ जाइए, क्या क्वेश्चन में कह रहा है? कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? अभी तुरंत चर्चा किए थे, नागलपुर नगर का स्थापना कृष्णदेवराय किया था। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? आप जानते हैं कि हजारा मंदिर कहिए, विठला स्वामी मंदिर कहिए, कृष्णदेवराय शासक बनवाया था, तो उसी के शासनकाल में बनाया गया था। कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे, आपका कमेंट को हम सुनेंगे। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। अब्दुल रजाक विजयनगर साम्राज्य में आया था, किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। 1422 से 46 तक रहा था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का शासक है, उसी के शासनकाल में आया था। अब्दुल रजाक कहाँ के था? अब्दुल रजाक ध्यान रखिए, अब्दुल रजाक फारस का ही है, ईरान का कहिए, फारस कहिए या ईरान कहिए, ईरान या फारस का दूत था अब्दुल रजाक, जो भारत आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न आ जाइए। कारण निकोली कोंटी कौन था? एक निकोली कोंटी क्या था? तो आप समझ रहे हैं कि इसको वेनिस भी कहते हैं और इटली भी कहते हैं। तो इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। पुर्तगालिस्ट डोमियस पाया था, डोमियस पायस पुर्तगाल के था। ये जो आया था केडीआर के शासनकाल में आया था, कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। नूनिज भी पुर्तगाल के था, याद रखिए, डोमियस पायस के साथ साथ नूनिज जो है ना, नूनिज किसके साल में आ रहा है? नूनिज जो है अच्युत राय के शासनकाल में आ रहा है। नूनिज भी पुर्तगाल का ही है, अच्युत राय के शासनकाल में आया है। कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था तो विजयनगर राजाओं का। कारण कि आप जानते हैं कि सायन है संत विद्यारण्य, हरिहर बुक्का के गुरु है भाई। इन लोग दोनों से प्रभावित होकर हरिहर बुक्का दोनों भाई विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं का राजाश्रय प्राप्त था। कह रहा कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में प्रसिद्ध युद्ध कौन सा हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा युद्ध को ही क्या कहते हैं? बन्नीहट्टी का युद्ध कहते हैं। बन्नीहट्टी या राक्षसी तड़ंगे या बन्नीहट्टी का युद्ध कही, या तालीकोटा का, एक ही बात है। ये 1565 में लड़ा गया था, 1565 में लड़ा गया था। एक तरफ से था विजयनगर साम्राज्य, एक तरफ से था भारत के, दक्षिण भारत के ही 4 राज्य थे। अहमदनगर, ये चारों राज्य थे। बात हम लोग शासक की कर ले तो शासक की बात करें तो शासक था सदाशिव।
शासक कौन था? सदाशिव। सदाशिव शासक था विजयनगर का। और सेना के अगर नेतृत्व की बात करें, सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कर रहा था राम राय। सेना का नेतृत्व राम राय कर रहा था और सदाशिव शासक था। पूरी तरह से विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? तहस नहस हो गया, पराजित हो गया। विजयनगर साम्राज्य जो है से कि हार गया तालीकोटा के युद्ध में। बाकी जो संयुक्त सेना चारों लड़ रहे थे, गोलकुंडा, बीजापुर, बिदर और अहमदनगर, ये चारों जीत गए। याद रखिए बरार शामिल नहीं था, बरार शामिल नहीं था ये चारों में। बाकी देखिए पानीपत का पहला युद्ध की बात कर रहा था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। एक तरफ बाबर था, एक तरफ इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारा गया था। इब्राहिम लोदी का एक मित्र था ग्वालियर का राजा विक्रमजीत, वो भी युद्ध स्थल में ही मारा गया था। हुमायूं भी बाबर को साथ देने पानीपत का पहला युद्ध में आया था, तो बाबर जीता और इब्राहिम लोदी हार गया था। खनवा लिख रहा है, खनवा का युद्ध था 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध हुआ था। इसमें राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। राणा सांगा हार गया था, बाबर जीता था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 में एक तरफ है अकबर और एक तरफ है हेमचंद विक्रमादित्य अर्थात हेमू। हेमू हार गया था, अकबर जीत गया था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था तालीकोटा का? अभी तुरंत इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच। एक तो विजयनगर साम्राज्य था, तो विजयनगर कई गो में, दो में ऑप्शन में है। विजयनगर के बाद कौन था? एक बीजापुर है, अहमदनगर है, अहमदनगर है, और कौन है? गोलकुंडा है, और कौन है? तो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, एक और कौन था? बिदर। बिदर, ये चार गो मिल के लड़ रहे थे, संयुक्त सेना था। विजयनगर का हार हो गया था। यही तालीकोटा का युद्ध को बनीहट्टी का युद्ध या राक्षसी तड़ंगी का युद्ध भी कहा जाता है। विजयनगर का पतन का कारण तालीकोटा का युद्ध ही था। अगला प्रश्न देखिए, जब राजा वडियान ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, जब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो पहली बात स्थापना कर रहा था 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो वेंकट द्वितीय था। वेंकट द्वितीय था। ध्यान रखिए वेंकट द्वितीय जो है अराविडु वंश के शासक है। अराविडु वंश अंतिम वंश है विजयनगर साम्राज्य का। अराविडु वंश के शासक है वेंकट द्वितीय। यही उस समय शासन कर रहा था। सदाशिव आप समझ में आ गया हो कि तालीकोटा का युद्ध 1565 में जब हो रहा था तो उसी समय था शासक। तिरुमल जान रहे कि अराविडु वंश का संस्थापक है। अगला प्रश्न आ जाइए, करा विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य में आय का मेन साधन क्या था? आय का मेन साधन था भू राजस्व। भू राजस्व। बाकी सब मुद्रा प्रणाली में भी आय था, बंदरगाह से भी आमदनी था, लेकिन उतना नहीं था जितना कि भू राजस्व था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का एक मुख्य विशेषता मान मेन कहाँ से आ रहा है? तो भू राजस्व से। अगला प्रश्न आ रही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा खंडहर है जो विजयनगर साम्राज्य का राजधानी को इंडिकेट करता है या प्रतिनिधित्व करता है? ये पूछना चाह रहा है। यानी हम्पी हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, जो वर्तमान में कहाँ बाबू? वर्तमान में कर्नाटक है। कर्नाटक वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक है। हम्पी का खंडहर। ध्यान रखिए यूनेस्को में शामिल हो चुका है। यूनेस्को में शामिल है हम्पी का खंडहर। वर्तमान में कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी था हम्पी का खंडहर। तो कह रहा है कौन सा खंडहर? तो खंडहर में हम्पी हो जाएगा। गोलकुंडा हैदराबाद आप जान रहे हैं बात। बीजापुर अहमदनगर आप जान रहे हैं। कहने के बाद दक्षिण भारत के सब रियासत हैं, दक्षिण भारत के सब प्रांत है, दक्षिण भारत के साम्राज्य बना है सब। बीजापुर भी बना, अहमदनगर भी बना, गोलकुंडा बना, लेकिन हम्पी का खंडहर जो है राजधानी के प्रतिनिधित्व करता है। किसका? तो विजयनगर का। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? कमेंट करके जल्दी से बताइए। भेजा था बुक्का प्रथम। ध्यान रखिए बुक्का प्रथम जो है चीन में अपना राजदूत भेजा था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते कि बुक्का प्रथम अपना चीन में दूत कब भेजा था? तो 1374 में। 1374 में अपना दूत भेजा था। कि सालू नरसिंह सालू वंश का स्थापना कर रहा कृष्ण विजयनगर का सबसे प्रतापी राजा है, जो तोलू वंश के शासक है। प्रथम आप समझ ही रहे हैं कि संगम वंश के शासक है। अगले प्रश्न में कहिए कि प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? इनका प्रसिद्ध एक रचना जो है श्रृंगार नैषधम। श्रृंगार नैषधम इनका प्रसिद्ध रचना है श्रीनाथ का। तो देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे और श्रृंगार नैषधम इनका प्रसिद्ध रचना श्रीनाथ का। आंसर क्या हो जाएगा? वो देवराय द्वितीय हो जाएगा।
अगला प्रश्न में आ जाइए क्या होगा से देखते हैं। जो पढ़ के होंगे उनको ठीक लगेगा, जो नहीं पढ़ के होंगे उनको बकवास लग रहा होगा। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो था विजयनगर का। कह रहा कि कल्याण मंडप एक्चुअली में एक मंडप बनाया जाता था जहाँ कोई भी उत्सव होता था तो वहाँ देवी देवता का ला करके मूर्ति रख दिया जाता है। वैवाहिक संबंध वगैरह कुछ भी कराना है तो उस मंडप में संभव हो सकता था। मैंने सीधा सीधा कहिए कि मंडप में वैवाहिक संबंध वगैरह कोई अवसर होता था तो वहाँ देवी और देवता का ला करके उस मंडप में रखा जाता था, जहाँ कल्याण मंडप बना। एक तरह से कह सकते हैं कि चौकोर टाइप का बना रहता था। मैंने एक तरह से नहीं कहते कि आंगन में जैसे होता है चारों तरफ से हॉल टाइप का है, उसी में ला करके रखा जाता था, वही कोई कार्यक्रम होता था। तो ये कह रहा किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो विजयनगर में। मतलब विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने कल्याण मंडप का रचना किया था जो वैवाहिक संबंध वगैरह स्थापित करने के लिए बना होता था, जहाँ देवी देवता का ला करके मूर्ति रखा जाता था। चंदेल संस्थापक है ननहुक, राष्ट्रकूट संस्थापक है दंती दुर्ग, राजधानी इसका मान्यखेत, इसका राजधानी चंदेल का खजुराहो। चालुक्य का अलग अलग है, जैसे कहीं तैलव द्वितीय है। चालुक्य अगर संस्थापक की बात करें तो कहीं तैलव द्वितीय स्थापना कर रहा है, कहीं विष्णुवर्धन कर रहे हैं। अगर बात करें वातापी चालुक्य का सबसे प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय है, जो सभी चालुक्य में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय ही था। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध विजयनगर विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते कहाँ अवस्थित है? हम्पी है वर्तमान में कर्नाटक में। इसका निर्माण कृष्णदेवराय केडीआर शासक करवाया है। अगला प्रश्न में आ जाइए। कह रहा कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के भारत में शासन को वास्तव में इस्लामिक नहीं माना है। अनेक लाइन में कहना चाह रहा है कि इतिहासकार एक बर्नी है, बर्नी इतिहासकार है। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के शासक पूरी तरह से इस्लामिक नहीं है। जब दिल्ली में सुल्तान जब शासन किए थे तो दिल्ली में पूरी तरह से इस्लाम का प्रचलन नहीं था। क्यों नहीं इस्लामिक दिल्ली सल्तनत को मान रहा है? इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि बहुत सारा आबादी जो था बर्नी के अकॉर्डिंग बहुत सारे आबादी उस समय थे इस्लाम नहीं मानते थे। इसलिए अब दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से इस्लाम सल्तनत आप नहीं कर सकते, इस्लामिक काल नहीं कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करता था। जो शासक हैं, जो आक्रमणकारी हैं, जो लोग आ रहे हैं स्थापित कर रहे हैं, क्या पहले से जो धर्म चला रहा था समाप्त थोड़े हो गया था? इसलिए आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से इस्लामिक नहीं, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? आप कमेंट करके जल्दी से बताएं। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? देखते कितने लोग का सही आंसर आ रहा है। सब ज़्यादा के ज़्यादा तुर्क थे। जैसा कि देख रहे हैं कि मोहम्मद गोरी भी तुर्क आक्रमणकारी था। ऐबक, सब कुबाचा, एल्दौज सब आ रहे हैं कहाँ से? तो तुर्क से। और तुर्क के अमीर सरदार जो थे सबसे अधिक प्रभावशाली भी थे। तो सल्तनत काल में जो अधिकांश अमीर और सुल्तान थे वो तुर्क के थे। ज़्यादातर सुल्तान तुर्क बने भी। मंगोल तो समझ रहे हैं कि मंगोल और भारत के बीच में जो नदी का सीमा था वो रावी नदी का सीमा था। वो रावी नदी का सीमा था, है ना? नदी का जो सीमा था वो रावी नदी का सीमा था। और मंगोल कभी कभी आया, आक्रमण किया, आया हो गया। बहुत मंगोल प्रभावित किया, आक्रमण किया, लेकिन विफल रहा। उतना राजनीतिक सत्ता का स्थापना नहीं कर सका। तातर और अरब जान रहे हैं कि भारत में आया, इस्लाम का प्रचार किया, धन लूटा और चला गया था। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट एकता व्यवस्था की नहीं है? मैंने कौन सा एक ऐसा विशेषता है जो एकता प्रणाली का नहीं था? ये प्रश्न पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। देखिए, चेक करते हैं। कह रहा कि एकता एक राजा से एकत्रित करने की व्यवस्था थी नहीं। पहले हम आपको बता देते एकता व्यवस्था था क्या। एकता व्यवस्था एक्चुअली में भारत में सबसे पहले इल्तुतमिश शुरू किया था। एकता प्रणाली के तहत क्या हुआ करता था? एकता प्रणाली में अगर सेना सुल्तान का जो सेना है उन लोगों को पेमेंट चाहिए, जब खट रहा है तो जाहिर सी बात है। तो पेमेंट के बदले में सुल्तान क्या करता था कि उसको ज़मीन दे दिया करता था कि ज़मीन मान के चलो 10 बीघा ज़मीन ले लो, उस ज़मीन से अगर तुम्हारा 10,000 पेमेंट है तो राजस्व वहीं से वसूल लो। तुम्हारा 10,000 पेमेंट जो है, पेमेंट उसमें वसूल लो। बाकी जो रेस्ट राशि अगर ज़्यादा राजस्व आ गया वो सरकार के खाता में जाता था। मतलब पेमेंट ना दे करके ज़मीन दे दिया जाता था कि इससे आप वसूल कर लो, वसूल के अपना राशि अपने पास रख लो, और बाकी जो बचेगा सुल्तान के खाता में जाता था। ये था एकता प्रणाली जो इल्तुतमिश शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी इसको समाप्त कर दिया था। आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक इसको पुनः प्रारंभ करता है। देखिए, तो आपको समझा दिया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है
करा कि इकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। बिल्कुल सही, राजस्व एकत्रित करता था इकता प्रणाली के तहत सेना अपने पास रखने के लिए। जो रेस्ट अमाउंट ज़्यादा था सुल्तान के हाथ में था। सियासतनामा पुस्तक, उसमें एकता व्यवस्था की जानकारी मिलती है, ये भी बात सही है। सियासतनामा पुस्तक में भी एकता व्यवस्था की जानकारी दिया गया है। करक एकता से एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाते थे, यही बात गलत है। सुल्तान के खाते में नहीं जाते थे, ये जो सेना होता था जिसका पेमेंट होता था उसके खाते में जाता था। जो रेस्ट अमाउंट बचता था वो जाता था सुल्तान के खाता में। करक मुक्ति को एकता व्यवस्था एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, मगर मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। एकता से जो राजस्व आता था उसी से सैनिक रखता था, बिल्कुल सही बात है, रखा जाता था। जो कह रहा कि एकता से एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के, ध्यान रखिए सीधे सुल्तान के खाता में जो पेमेंट जाता था उसका नाम था खालसा व्यवस्था। याद रखिएगा, वो खालसा भूमि होता था। खालसा भूमि ऐसा भूमि था जिसमें प्रत्यक्ष रूप से बादशाह का नियंत्रण होता था। उसका जो भी राजस्व आता था डायरेक्ट सुल्तान के खाता में जाता था। तो ये वाला जो सी जो कह रहा है ये खालसा के बारे में कह रहा है, यह पूछ रहा है एकता, तो यही आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। कारण कि गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न में आ जाइए। कारण मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम में है। देखिए बात करते हैं हम लोग आरोही का और अवरोही का। अगर 1 लिखा है, 3 लिखा, 5, 7 अगर ऐसे लिखा है, अगर कह रहा है आपको कोई आरोही लिखने के लिए, आरोही, देखिए अगर असेंडिंग डिसेंडिंग आप कंफ्यूजन में है कोई दिक्कत नहीं। आरोही अगर एक कहता है कि अवरोही, अगर आरोही कह रहा है तो छोटका से शुरू कीजिए, 1, 3, 5, 6, 7। अगर कहता है अवरोही तो बड़का से शुरू कीजिए, 7, 6, 5, 3, 1। ये बड़का देखिए तो अवरोही यानी 1, 2, 3, 4 है। आरोही छोटका से शुरू होगा, बड़का से शुरू होगा। यहाँ क्या प्रश्न पूछ रहा है कि आकार की दृष्टि से आरोही माने छोटका से शुरू करना है। परगना हुआ करता था, परगना के बाद क्या होगा, सरकार के बाद क्या होगा, सूबा। सबसे बड़ा क्या होता था, ये बड़ा इसमें से है ना, बड़ा होता था, ये क्या होता था, छोटा होता था। मतलब ये हुआ कि सूबा जो है, जैसे आप कह सकते हैं कि राज्य है क्षेत्र में ज़्यादा, उसके बाद छोटा उससे जिला है, जिला से छोटा आपको अगर बात करें अनुमंडल है। तो उसी तरह से सबसे छोटा जो परगना हुआ करता था, सरकार उसके बाद थोड़ा बड़ा होता था, सूबा इससे भी बड़ा होता था। आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला में क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना कौन किया था। सीधा पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग का स्थापना कौन किया था। मैं आपको बता दूं, दीवान अर्ज एक पृथक सैन्य विभाग था। दीवान अर्ज जो है, दीवान अर्ज एक पृथक सैन्य विभाग था, मैंने अलग सेना का व्यवस्था करने के लिए अलग विभाग था। इसका शुरुआत किया था बलबन। दीवान अर्ज पृथक सैन्य विभाग का स्थापना कौन कर रहा था बाबू, बलबन। अलाउद्दीन खिलजी जो है सबसे अधिक अस्थायी सेना, याद रखिए सबसे अधिक अस्थायी सेना। पहली बात करिए कि अस्थायी सेना का नींव कौन रखा, तो अलाउद्दीन खिलजी। परमानेंट कर दिया, परमानेंट क्या कर दिया, जैसे एग्जाम्पल में क्या शर्त देंगे, अग्निवीर, कि 4 साल के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो मतलब ये है कि परमानेंट नहीं, 4 साल के बाद वो हट जाएंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो किया था ये अस्थायी सेना का नींव रखा था। अब देखिए इससे पहले जो शासक थे अस्थायी सेना का नींव नहीं रखे थे। भारत में जो फिरोज शाह तुगलक था वंशानुगत सेना को बना दिया था। सेना को क्या कर दिया था, वंशानुगत बना दिया था कि उसका बेटा सेना ही रहेंगे। तो वंशानुगत कौन बना रहा है सेना को, फिरोज शाह तुगलक। अस्थायी कौन रख रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन देना कौन शुरू कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन देना ही शुरू कर रहा है कि आपको एकता प्रणाली के तहत नहीं कि आप जाइए राजस्व वसूलिए, 10,000 पेमेंट तो 10,000 कैश ले लीजिए, 10,000 अकाउंट में ले लीजिए। मतलब कि नगद वेतन देना शुरू कर रहा है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। कोई दिक्कत तो नहीं। अगला प्रश्न में आ जाइए। कारण निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। कमेंट करके जल्दी से बताइए कि कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। दीवान ने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी किया था, बिल्कुल सही बात है। मुस्तखराज जो था ना ये राजस्व विभाग था, राजस्व विभाग। दीवान अमीर कोही, मैंने सीधा कही दीवान एक कोही या अमीर कोही बात बराबर है। इसका मोहम्मद बिन तुगलक का स्थापना किया था। ये कृषि विभाग था, कृषि विभाग था। इसमें क्या होता था, मोहम्मद बिन तुगलक कहता था कि पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, बहुत सारे ज़मीन पर तरह तरह किस्म के खेती करता था, उसमें तरह तरह के उर्वरक का इस्तेमाल करता था। अब कहा कि अब किसान आप लोग भी इसका उपयोग करें। मैंने किसानों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता देने के लिए कृषि विभाग का स्थापना किया था।
अमीर को ही या दीवान को ही, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान खैरात जो है, खैरात नामे से स्पष्ट है, फिरोज शाह तुगलक शुरू किया था। ये जो था दान विभाग था। कैसा विभाग है? दान विभाग है। लेकिन दीवान रियासत, दीवान रियासत जो है ये बाजार नियंत्रण था, बाजार नियंत्रण हुआ करता था इसमें, है ना, बाजार नियंत्रण। तो बाजार नियंत्रण बलबन नहीं, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए था, एक के होना चाहिए था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलग किया था। दीवान रियासत जो है शुरुआत कौन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी किया है, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी सहना मंडी अलग अलग सब अधिकारी भी नियुक्त कर दिया था जो बाजार को कंट्रोल करता था। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जो बेमानी को कंट्रोल किया था। मतलब कहा था कि अगर जो वजन करने में अगर 1 किलोग्राम के जगह पर अगर 800 ग्राम का इस्तेमाल करेंगे तो 200 ग्राम उनका मांस काट के पूरा किया जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी था। तो इसी बात अलाउद्दीन खिलजी होगा। बाजार नियंत्रण दीवान रियासत वाला बलबन आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान जो था दास विभाग था। दास विभाग कहिए, गुलाम विभाग कहिए, फिरोज शाह तुगलक शुरू किया था। भारत में जो दिल्ली सल्तनत का शासक फिरोज शाह तुगलक है, सबसे अधिक दासों का शौकीन था। दीवान ए मुस्त खराज वित्त विभाग था। अभी तुरंत इससे पहले प्रश्न में चर्चा की है कि दीवान ए मुस्त खराज बलबन ने स्थापना किया था। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी किया था, अलाउद्दीन खिलजी किया था। दीवान कोही अमीर कोही अलाउद्दीन खिलजी न करके एमबीटी कर रहा था, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक किया था, जो कृषि विभाग था। दीवान आज सैन्य विभाग है, जो एमबीटी न करके बलबन कर रहा था, बलबन। तो इसका मतलब कि गलती हो गया। क्यों गलती हो गया? तो दीवान आज सैन्य विभाग है जिसका स्थापना बलबन कर रहा है। दीवान कोही की गलत हो गया तो मोहम्मद बिन तुगलक स्थापना किया, दे रखा अलाउद्दीन खिलजी। दीवान मुस्करात वित्त विभाग है, राजस्व विभाग है, स्थापना अलाउद्दीन खिलजी किया था, दे रखा बलबन। गलत है। यानी सही सिर्फ और सिर्फ क्या है? तो एक है, कारण कि दीवान बंदगान जो दास विभाग है वो स्थापना कौन कर रहा है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एक और विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान इस्तिहाक। दीवान इस्तिहाक वो पेंशन विभाग था। अगला प्रश्न में आ जाइए, देखिए जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। इसका क्या होगा? सल्तनत काल में दीवान अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? जिसको भी आंसर आ रहा है कृषि सी, वो सबको सही आंसर दे रहे हैं। बताए थे आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया था, तो बहुत सारे जमीन पर अपना एक्सपेरिमेंट करता था, तरह तरह के उर्वरक का इस्तेमाल करता था, अच्छा किस्म का बीज का इस्तेमाल करता था। जो किसान है उनको सलाह देता था कि आप भी इसी का इस्तेमाल करें, वैसे का प्रयोग करें। एक तरह से कह सकते हैं कृषक को डायरेक्ट सीधी प्रत्यक्ष सहायता देने के लिए कृषि विभाग का स्थापना किया था। कौन? तो दीवान अमीर को ही कहिए, अमीर को ही या दीवान को ही, कौन कर रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। यही रक्त पिपासु पगला बादशाह इसी को कहते हैं, धनवानों का राजकुमार भी कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। में से किस शासक ने दीवान अमीर को ही विभाग का स्थापना किया था? बार बार इसका चर्चा कर रहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर क्या आ जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। जो भी मोहम्मद बिन तुगलक दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न में आ जाइए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। जैसे देखिए, दीवान अर्ज सैन्य विभाग है, तो सेना विभाग 1 का 4। दीवान रियासत, दीवान रियासत ध्यान रखिए, दीवान रिसालत, रिसालत कहिए, रियासत कहिए, रियासत इसको रियासत कर सकते। दूसरा क्या है? दीवान रिसालत। दीवान रिसालत जो था वो धार्मिक मुद्दा से संबंधित धार्मिक विभाग था। और दीवान इंसा जो था वो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। जो सरकारी जो आते थे पत्र वगैरह, उसका अधिकारी चिटनीस कहलाता था। उस चिटनीस के देख रेख में विभाग का पदाधिकारी, मान विभाग का एक तरह से मालिक ही चिटनीस हुआ करता था। एक बच गया दीवान वजारत, दीवान वजारत। याद रखिए विजारत मंत्री परिषद को कहते थे, लेकिन वजारत लिख रहा है। दीवान वजारत वित्तीय मामलों से संबंधित। शायद कोई मैच कर जाएगा। तो दीवान सैन्य विभाग 1 का 4। 1 का 4 एक ही ऑप्शन में अगर आप ऊपर का डिस्कशन अच्छा से देखे होंगे तो एक सही आपको क्लियर हो जाता। कारण निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? विजारत माने मंत्री परिषद का चरमोत्कर्ष किसके समय हुआ था? तो सबसे अधिक तुगलक वंश के शासनकाल में माने ज़्यादा प्रभावशाली रहा था मंत्री परिषद। ध्यान रखिए, मंत्री को वजीर कहते थे, मंत्री को वजीर, पीएम माने प्रधानमंत्री को ही वजीर कहते थे। लेकिन विजारत जो है मंत्री परिषद को, विजारत मंत्री परिषद कहलाता था। तो तुगलक वंश के शासनकाल में।
और सबसे कम जो वैल्यू दिया था ये अलाउद्दीन खिलजी दिया था मंत्रिपरिषद को, सबसे कम वैल्यू दिया था। अगला प्रश्न में आ जाइए। बात इसी से एक और पूछता है कि सबसे ज़्यादा अमीर का चरमोत्कर्ष तो लोधी वंश के समय में, लोधी वंश ऐसा कैसा बहलो लोधी था, जब तक अमीर तुर्क सरदार खड़ा रहते थे तब तक इहो नहीं बैठता था राजगद्दी पर, तो सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष पता है। खिलजी अलाउद्दीन खिलजी था तो सबसे कम प्रभाव, अमीर लोग सबसे कम प्रभाव में रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, कारण कि मिलने जुलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, सार्वजनिक को भी कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया था। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। फारस का शासन किया, सबसे पहले कौन कर रहा है शासन? फारस। फारस के बाद कौन? अरब। अरब के बाद कौन? तुर्क। तुर्क के बाद कौन? मंगोल। मंगोल के बाद भारतीय तत्वों का। अगला प्रश्न में देख लीजिए क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो भूमि उत्पाद पर लगने वाला को निम्नलिखित का चयन कीजिए, कूट करें। तो एक लाइन में कहिए कि खुम्स जो टैक्स हुआ करता था, खुम्स जो टैक्स था युद्ध में लूट का धन, युद्ध में लूटा हुआ धन का टैक्स था। मैंने अगर कोई युद्ध हुआ, राजा युद्ध करने गया, साथे सैनिक गया, सब जो लूटपाट मचाया है तो लुटल का हिस्सा में से सुल्तान को हिस्सा देना होगा, वो खुम्स टैक्स हुआ करता था, खम्स हुआ करता था। ये गड़ा हुआ खजाना कहीं मिल गया, उसमें से भी टैक्स देना होगा, उसी को खम्स कहते थे। ये भू राजस्व था, उस्र भी भू राजस्व था और मुक्तई भी भू राजस्व था। तो तीनों यानी कि खराज, उस्र और मुक्तई तीनों भू राजस्व, लेकिन खुम्स क्या है? तो युद्ध में लूट का माल या गड़ा हुआ धन में जो है सके प्राप्त हुआ उससे संपत्ति। 1 3 4, 1 3 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाए, क्या क्वेश्चन में कह रहा है? कह रहा भारत के किस मध्यकालीन शासक एकता व्यवस्था प्रारंभ किया था? शुरू कौन कर रहा था? इल्तुतमिश। समाप्त कौन कर रहा है? यानी कि समाप्त कौन कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। समाप्त कौन कर रहा है बाबू? समाप्त अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, एक अलाउद्दीन खिलजी। इसको पुनः प्रारंभ कौन कर रहा है? पुनः प्रारंभ कौन कर रहा है? पुनः प्रारंभ कौन कर रहा है? एफएसटी। एफएसटी माने फिरोज शाह तुगलक। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। कह रहा कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन हुआ करता था? तो ग्रामीण शासन काल, सल्तनत काल में सबसे छोटी इकाई था, इसका जो अधिकारी होता था वो चौधरी कहलाता था। क्या कहलाता था? चौधरी कहलाता था। प्रश्न में देखिए, कर सर्व कर लगाया जाता था। सर्व कर जो है सिंचाई पर लगाया जाता था, सिंचाई पर लगाया जाता था सर्व कर। अगला गैर मुसलमान से लिया जाने वाला तो और भी कर थे, जैसे जजिया था तो गैर मुसलमान से लिया जाता था, लेकिन ये जो है जजिया प्रारंभिक में तो सुरक्षात्मक कर था, बाद में आगे चल करके धार्मिक कर बन गया था। अगला प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा जवाबित का संबंध किससे था? राज्य का कानून था जिसको जवाबित संग्रह कहलाता था, एक तरह से कोड कह सकते हैं। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से। कह रहा सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? ये फवाजिल या फाजिल, बात बराबर है। कह रहा कि अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान नहीं, बिल्कुल नहीं। वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी नहीं, हो नहीं। इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा किया जाने वाला अतिरिक्त राशि, बिल्कुल। ये जो फवाजिल होता था या फाजिल होता था, एकता प्रणाली के तहत जो राजस्व वसूलते थे लोग अपना पेमेंट के लिए। अगर किसी का सैनिक का पेमेंट 10,000 है तो 10,000 वसूल लिया, बाकी जो उस जमीन पर एक्स्ट्रा टैक्स हुआ उसको क्या कहते थे? फवाजिल कहते थे या फाजिल कहते थे। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का जारी किया था? वो जारी किया था इल्तुतमिश। जो भी आंसर सी दे रहे होंगे बिल्कुल सही दे रहे होंगे। याद रखिएगा, ये जो टंका सिक्का है ना, टंका जो है चांदी का बना हुआ करता था, चांदी का। और एक सिक्का जीतल चलाया था इल्तुतमिश, जीतल। जीतल ये तांबा का हुआ करता था, जीतल तांबा का और टंका चांदी का। चांदी का एक और सिक्का था जो इसका नाम था ससगनी। ससगनी, ससगनी और टंका, यानी ससगनी और टंका का ये किससे बना है बाबू? तो चांदी से। लेकिन तांबा का कौन बना है? जीतल। तो जीतल और टंका दोनों चलाने वाला शासक कौन है? इल्तुतमिश है। लेकिन सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल निम्न धातु के बने हुए थे। कह रहा कि टंका और ससगनी थी दोनों तो किसका था? चांदी का। और जीतल किसका था? तांबा का। तो चांदी तांबा, चांदी तांबा, चांदी तांबा। देखिए एक में चांदी, चांदी चांदी दो में नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो चांदी में दोनों और तांबा हो गया जीतल।
आंसर हो जाएगा इसका एक। करा कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? वो था अलाउद्दीन मसूद। अलाउद्दीन शासक का नाम क्या था? अलाउद्दीन मसूद। याद रखिएगा अंतिम जो खलीफा है वो अली मुस्तसिन है। अली मुस्तसिन, अली मुस्तसिन अंतिम खलीफा बगदाद का। याद रखिएगा कि मध्यकालीन भारत का पहला शासक जो सुल्तान का उपाधि धारण किया था वो था मोहम्मद गजनवी। लेकिन मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो बगदाद के खलीफा से सुल्तान होने का उपाधि धारण किया था, खिलअत सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, वो था इल्तुतमिश जो है उपाधि धारण किया सुल्तान का, इसको बगदाद का खलीफा दिया। अगला करा कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? भारत में कागज का प्रयोग पहली बार हुआ था, कब से प्रारंभ हुआ था? कमेंट करके जल्दी से बताइए। 1105 में हुआ था, इसको 12वीं शताब्दी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा वर्तमान में जो है आशुतोष मुखर्जी एक संग्रहालय है। ये कहाँ है बाबू? तो कोलकाता में। वहीं से जो है सके वहीं इसका साक्ष्य रखा हुआ है। ऐसे दुनिया में पहली बार कागज बनाने का जो तकनीक का आविष्कार हुआ, पहली बार तकनीक का आविष्कार जो हुआ है वो चीन किया है। कागज बनाने के पहली बार कला कौन सीखा है? चीन सीखा है। तो 1105 12वीं शताब्दी। कोई दिक्कत होगा तब कमेंट करके बताइए। शुक्रिया। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। चैनल का नाम स्टडी पॉइंट पटना है। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं जो डिस्कशन किए हम लोग, तो आपको स्टडी पॉइंट पटना टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। लोगो हमारा यही लगा हुआ है, आप खोज करके ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि।